In my belief, Congress is tottering to its fall, and one of my great ambitions while in India is to assist it to a peaceful demise. 28 दिसंबर सन 1885 में बनी इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के लिए ये शब्द लॉर्ड कर्जन के थे। वही कर्जन जो 1905 में हुई बंगाल विभाजन का कारण था। हालांकि उस वक्त लॉर्ड कर्जन को अपनी यह बात काफी सोच परख लगी होगी, लेकिन यह बात भी सच है कि हमारे इंडिपेंडेंस स्ट्रगल में एक अहम भूमिका निभाने वाली इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी आज भी राष्ट्रीय स्तर पर भारत की दूसरी सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के रूप में खड़ी है। यूं तो 1885 में इसके उद्गम से लेकर 1947 में भारत के आजाद होने तक कांग्रेस सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी ही नहीं थी, बल्कि उस समय इसका कद इससे बहुत ऊंचा था। और इसका कारण यह था कि भारत के करोड़ों लोगों की उम्मीद इसी पार्टी के मेन लीडर्स पर टिकी थी कि यही वह माध्यम है जो उन्हें अंग्रेजों की गुलामी की बेड़ियों से आजाद कराएगी। अब उस समय इस पार्टी का क्या वजूद था, इसके बारे में तो हम सब ने बहुत डिटेल से पढ़ा है, पर क्या आप इस पार्टी के भारत की आजादी के बाद के सफर को जानते हैं? अब आप पूछोगे सफर में ऐसा क्या खास है, तो हम आपको बता दें यह सफर इसलिए खास है क्योंकि यह ऐसे उतार चढ़ाव से भरा है कि मानो कोई रोमांचक थ्रिलर फिल्म चल रही हो। अब आप ही बताइए, भारत के अब तक के 17 जनरल इलेक्शन में से 7 में पूर्ण बहुमत और 3 अन्य में कोलिजन गवर्नमेंट बनाते हुए देश में 5 दशक से ज्यादा राज करने के बाद भी अगर आज इंडिया की इस ग्रांड रोड पार्टी के रिलेवेंस पर ही सवालिया निशान लगाए जाने लगे तो इसकी कहानी तो रोचक होगी ही। यही नहीं, बहुत सी पॉलिटिकल साइंस एक्सपर्ट्स और एनालिसिस का तो यहां तक मानना है कि आज की यह कांग्रेस वो कांग्रेस है ही नहीं जो कि 1885 में बनी थी। तो ऐसे में प्रश्न उठता है कि फिर यह कौन सी कांग्रेस पार्टी है, और अगर यह वो असली इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं है तो फिर असली आईएनसी का क्या हुआ? अब ऐसे में इन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए हमारे लिए इस पार्टी के इतिहास को जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते इस वीडियो को और इंडियन नेशनल कांग्रेस की इसी सफर के बारे में जानते हैं। दोस्तों, उतार चढ़ाव से भरा कांग्रेस पार्टी का यह सफर किसी रोलर कोस्टर राइड से कम नहीं है, इसलिए अपनी कुर्सी की पेटियां बांध लीजिए और चल पड़िए हमारे साथ इस रोचक सफर पर। कांग्रेस अंडर नेहरू, वन मैन शो। दोस्तों, 15 अगस्त सन 1947 में जब भारत आजाद हुआ था, तब से लेकर 1951-52 में हुए फर्स्ट जनरल इलेक्शन तक भारत की कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ही उनकी पॉलिसी मेकिंग लेजिस्लेटिव बॉडी का भी काम किया करती थी। ऐसे ही जनरल इलेक्शन पहली बार आजाद भारत की जनता अपने मताधिकार का उपयोग करने जा रही। साथ ही यह इलेक्शन एक प्योरली पॉलिटिकल पार्टी के रूप में इंडियन नेशनल कांग्रेस का भी पहला इलेक्शन था। लेकिन इलेक्शन में खड़ी होने वाली अकेली पार्टी नहीं थी, बल्कि कुल 53 पॉलिटिकल पार्टियां, जिसमें 14 नेशनल पार्टियां इस चुनाव में पार्टिसिपेट करने वाली थी। फिर जब इलेक्शन का रिजल्ट आया तो वो रिजल्ट भी जैसा लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसा ही आया, क्योंकि भारतीय लोकतंत्र के इस पहले महाकुंभ में अपना वर्चस्व स्थापित करते हुए कांग्रेस ने 45% वोट्स और 489 सीट्स में से 364 सीट अपने नाम किए थे। यही नहीं, इसी दौरान हुए स्टेट इलेक्शन में भी भारत के हर राज्य में भी कांग्रेस ने ही अपनी सरकार बनाई और यहां से कांग्रेस की राजनीतिक सफर की असली शुरुआत हुई। जब पहली इलेक्शन के बाद जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर की गद्दी पर बैठे, तब कांग्रेस की बागडोर भी उन्हीं के हाथों में थी। जवाहरलाल नेहरू 1951 से लेकर 1954 तक कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे। यही नहीं, 1951 से लेकर 1964 में नेहरू के आकस्मिक निधन तक देश में कांग्रेस की ही लहर थी। देश में नेहरू की ऐसी फॉलोइंग थी कि नेशनल इलेक्शन हो या राज्यों में स्टेट इलेक्शन, सभी में अपने तमाम कॉम्पिटिटर के अगेंस्ट कांग्रेस अकेले ही मैदान मारती दिखाई देती थी। इसलिए कांग्रेस के इस युग को हम नेहरू युग भी कह सकते हैं, क्योंकि चाहे देश की सोशलिज्म ओरिएंटेड इकोनॉमिक पॉलिसी हो या फिर फॉरेन रिलेशन के लिए अपनाई गई नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की लैंडमार्क पॉलिसी, सभी में जवाहरलाल नेहरू की छाप देखी जा सकती थी। यही नहीं, नेशनल और स्टेट दोनों ही जगह कांग्रेस का एक छत्र राज होने से इन दोनों के बीच अच्छा कॉम्बिनेशन था, जिससे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरलिज्म संबंधी प्रावधान होने के बाद भी देश में यूनियनिज्म स्थापित था। लेकिन इसी बीच 1962 में चाइना के हाथों हार के बाद अचानक कांग्रेस और नेहरू की पॉपुलैरिटी में एक गिरावट दर्ज की गई, और इसे भांपते हुए 1963 में जवाहरलाल नेहरू ने मद्रास स्टेट के चीफ मिनिस्टर के कामराज की पोटेंशियल पर भरोसा करते हुए कांग्रेस की प्रेसिडेंटशिप उन्हें सौंप दी।
जवाहरलाल नेहरू का मानना था कि इस घड़ी में एक वही है जो कांग्रेस को रिवाइटलाइज कर सकते हैं। उसी समय कामराज ने इसके लिए कामराज प्लान भी प्रपोज किया, जिसमें उन्होंने सजेस्ट किया कि कांग्रेस पार्टी के 6 चीफ मिनिस्टर और 6 सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर की अपने पदों से रिजाइन देकर पार्टी वर्क पर ध्यान देना चाहिए। उनका मत था कि ऐसा करने से जनता में एक अच्छा संदेश जाएगा और साथ ही पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह भी बढ़ेगा। लेकिन इसी बीच 1964 में जवाहरलाल नेहरू का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया और इस घटना के साथ ही कांग्रेस में भी बिखराव के चिन्ह दिखाई देने लगे। इसके चलते उसमें एक इंटरनल पॉलिटिक्स हावी होती साफ देखी जा सकती थी, जहां अब सत्ता के खेल सिर्फ चुनावों तक सीमित नहीं रह गए थे, बल्कि कांग्रेस के भीतर भी शुरू हो चुके थे। तो चलिए कांग्रेस के उस दौर के बारे में भी हम जान लेते हैं। नेहरू जी के आकस्मिक निधन के बाद सबसे बड़ा प्रश्न यही था कि अब भारत का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा, और इसी प्रश्न के साथ भारतीय राजनीति के सेंट्रल स्टेट पर 2 अलग अलग दौर एक साथ शुरू हो चुकी थी। जहां एक ओर नेहरू जी की हाली प्रधानमंत्री की कुर्सी के लिए एक स्पर्धा चल रही थी, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के अंदर ही कांग्रेस पार्टी पर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए भी खींचातानी शुरू हो गई थी। ऐसे में प्रधानमंत्री की कुर्सी के लिए 2 दावेदारों के नाम सामने आए थे। एक थे मोरारजी देसाई और दूसरे थे लाल बहादुर शास्त्री। हालांकि इन सब के बीच गुलजारी लाल नंदा को अंतरिम प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया था, लेकिन इस कॉन्टेस्ट के असली विजेता थे के कामराज। यह कामराज का ही पॉलिटिकल एक्यूमेन था कि उन्होंने मोरारजी देसाई जैसे वेल कनेक्टेड और सीनियर लीडर के सामने लाल बहादुर शास्त्री जैसे पॉलिटिकल ब्लंट और गुटबाजी से दूर रहने वाले लीडर को प्रधानमंत्री की कुर्सी पर स्थापित कर दिया। ऐसे में शास्त्री के रूप में देश को एक नया प्रधानमंत्री तो मिला ही, साथ में कांग्रेस के भीतर के कामराज भी किंग मेकर बनकर उभरे। इसलिए कांग्रेस के इस युग को पॉलिटिकल टर्मोइल का युग कहे या फिर के कामराज का, यह फैसला करना थोड़ा मुश्किल है। पर जो भी हो, पटरी से उतरती कांग्रेस फिर से वापस पटरी पर आ चुकी थी। इसी बीच 1965 में पाकिस्तान को शिकस्त देने और जय जवान जय किसान के अपने नारे से मशहूर लाल बहादुर शास्त्री अब भारतीयों के दिलों में अपने लिए जगह बनाने लगे थे। लोग उन्हें एक सिंपल, ऑनेस्ट और हार्ड वर्किंग प्राइम मिनिस्टर के रूप में देख रहे थे। लेकिन इसी बीच जनवरी 1966 में ताशकंद समझौते में संदिग्ध हालतों में शास्त्री जी का निधन हो गया, जिससे भारत और कांग्रेस दोनों ही एक तरह से फिर वहीं पहुंच गए जहां वे 1964 में नेहरू जी के निधन के बाद थे। लेकिन जैसा हमने आपको बताया कि कांग्रेस का यह युग के कामराज का युग था, इसलिए ऐसे में कामराज ने फिर अपना जौहर दिखाते हुए मोरारजी देसाई की जगह इंदिरा गांधी को प्राइम मिनिस्टर की गद्दी पर स्थापित कर दिया। लेकिन इस बार फिर से ऐसा करना कामराज के लिए भी आसान नहीं था, जिस वजह से कांग्रेस के बहुत से वरिष्ठ नेताओं ने खुद को नेग्लेक्ट किए जाने की वजह से कांग्रेस को अलविदा कह दिया और अपनी अलग पार्टी बना ली। हालांकि कांग्रेस की इस मुख्य धारा से निकलकर बहुत सी राजनीतिक दल बनी, लेकिन इसमें चौधरी चरण सिंह की भारतीय क्रांति दल और बीजू पटनायक की उत्कल कांग्रेस मुख्य थी। कांग्रेस से अलग होती है फेमस चेहरे और कांग्रेस की ही विघटन से बनती इन क्षेत्रीय पार्टियों ने ही इंडियन पॉलिटिकल पार्टी स्पेयर को बदल कर रख दिया। जो कांग्रेस अब तक इंडिया में एक तरह से वन पार्टी सिस्टम चला रही थी, अब उसके लिए स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर्स खड़े होने लगे थे, जो खासतौर पर स्टेट इलेक्शन में कांग्रेस का रिप्लेसमेंट बनकर उभरे थे। ऐसे में कांग्रेस के लगातार होते इन बदलाव और देश के बदलते राजनीतिक परिवेश में कांग्रेस को जरूरत थी एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप की, जिस जरूरत को पूरा किया इंडिया की स्ट्रॉन्गेस्ट और मोस्ट कंट्रोवर्शियल प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने। तो आइए अब हम कांग्रेस की इंदिरा युग के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। जिन हालात में इंदिरा गांधी की ताजपोशी हुई थी, कांग्रेस के लिए एकजुट रहना बेहद मुश्किल था, क्योंकि कांग्रेस की इस नई लीडरशिप के लिए ना तो कांग्रेस के कन्वेंशनल लीडर्स तैयार थी और ना ही जमीन पर इंदिरा जी की वैसी पॉपुलैरिटी थी। यही कारण था कि जहां एक और कांग्रेस में विरोध के सुर बुलंद हो रहे थे, वहीं दूसरी ओर 1967 में हुए जनरल इलेक्शन में कांग्रेस की जीत के बाद भी उसका प्रदर्शन उसके अब तक की इमेज से बिल्कुल उलट था। ऐसे में शायद अपनी इसी पॉपुलैरिटी को स्थापित करने के लिए इंदिरा गांधी ने कांग्रेस के भीतर ही लेफ्ट ग्रुप की संरचना की और साथ ही अपनी पार्टी के दिग्गज नेताओं के मशवरे से अलग अपने फैसले लेने शुरू कर दिए। जैसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पद के लिए पार्टी की पसंद रहे नीलम संजीव रेड्डी की जगह इंदिरा ने बीबी गिरी का नाम प्रस्तावित किया। वहीं कांग्रेस पार्टी मेंबर्स के सलाह के विरुद्ध जाकर बैंक नेशनलाइजेशन के फैसले को हरी झंडी दे दी। इसी के चलते कांग्रेस पार्टी प्रेसिडेंट एस निजलिंगप्पा द्वारा 12 नवंबर 1969 को इंदिरा गांधी को कांग्रेस पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। लेकिन इस पर भी हार न मानते हुए इंदिरा गांधी ने इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के अंदर अपना एक नया मोर्चा खोल दिया, जिसे नाम दिया गया कांग्रेस आर। वहीं दूसरी ओर ओरिजिनल कांग्रेस पार्टी को इंडियन नेशनल कांग्रेस ओ के नाम से जाना जाने लगा, जिसके प्रिंसिपल लीडर्स थे कामराज, मोरारजी देसाई, निजलिंगप्पा और एस के पाटिल।
पार्टी के इस तरह से दो गुट में बढ़ जाने से इलेक्शन कमीशन ने दोनों दलों को अलग अलग मान्यता दे दी। जहां एक तरफ ओल्ड कांग्रेस को पार्टी का चुनाव चिन्ह यानी एक हल खींचता हुआ दो बैलों का जोड़ा ही चुनाव चिन्ह के रूप में बना रहने दिया, और वहीं दूसरी ओर इंदिरा के पार्टी को एक गाय और उसका बछड़ा इलेक्शन सिंबल के तौर पर दिया गया। फिर भी इन धुरंधर लीडर्स के बीच इंदिरा ने कांग्रेस पार्टी पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली, जिसकी वजह से ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के 705 में से 446 मेंबर इंदिरा के साथ हो लिए। वहीं दूसरी ओर ओरिजिनल कांग्रेस पार्टी को केवल 65 एमपी का ही समर्थन प्राप्त हुआ। ऐसे में लोगों को यह विश्वास हो गया कि इंदिरा गांधी कांग्रेस का असली उत्तराधिकारी है और उन्हीं की पार्टी असली कांग्रेस है। इसी बीच इंदिरा गांधी की गरीबी हटाओ जैसे पॉपुलिस्टिक और ग्रीन रेवोल्यूशन जैसे प्रोग्रेसिव फैसलों की वजह से जनता में इंदिरा गांधी की पॉपुलैरिटी बढ़ी और उनकी कांग्रेस ने 1971 के विक्टिम इलेक्शन में लैंडस्लाइड विक्ट्री हासिल की। इस कहानी में अगला मोड़ आया जून 1975 को। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इंदिरा गांधी के लोकसभा इलेक्शन को इलेक्टोरल मैल प्रैक्टिस के आरोप में इनवैलिड घोषित कर दिया, जिससे कांग्रेस के भीतर और बाहर दोनों ही जगह इंदिरा गांधी के रेजिग्नेशन की मांग उठाई जाने लगी। लेकिन इंदिरा गांधी ने यह मांग दरकिनार करते हुए सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर दी। लेकिन साथ ही इस मामले को लेकर अपना विरोध बढ़ता देख इंदिरा गांधी ने भारतीय लोकतंत्र का सबसे कंट्रोवर्शियल फैसला ले लिया, जिसमें पीएम इंदिरा गांधी के ही रिकमेंडेशन पर प्रेसिडेंट फखरुद्दीन अली अहमद ने आर्टिकल 352 के अंतर्गत 25 जून 1975 को नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी। अब यहाँ पे यह बात नोट करने वाली है, सोचने वाली बात यहाँ पे यह है कि इनके पर्सनल मतभेद के चलते पूरे देश में नेशनल इमरजेंसी लगाया गया। लगभग 21 महीने चली इस नेशनल इमरजेंसी में सभी विरोधी पार्टियों के लीडर्स को बिना उचित सुनवाई जेल में डाल दिया गया। यही नहीं, इंदिरा गांधी की स्टेट मशीनरी उनके बड़े बेटे संजय गांधी ने इंडियन मास के लीगल, पॉलिटिकल और डेमोक्रेटिक राइट्स की धजिया उड़ाकर रख दिया। 23 मार्च 1977 को जब यह इमरजेंसी ऑफिशियली खत्म हुई और प्रिजनर्स को रिलीज किया गया, तो लोकसभा के फ्रेश इलेक्शन होना लाजमी था, क्योंकि इमरजेंसी की वजह से लोकसभा का कार्यकाल ऑलरेडी 2 साल एक्सटेंड हो चुका था। ऐसे में मार्च 1977 में ही इलेक्शन ऑर्गेनाइज करवाए गए, जिसमें जनता पार्टी के नाम से एकजुट हुए एंटी इंदिरा ऑपोजिशन पार्टी ने लैंडस्लाइड विक्ट्री हासिल की। यही नहीं, इंदिरा गांधी अपनी लोकसभा सीट बचा पाने में भी नाकाम रहे। ऐसे में ये माना जाने लगा था कि ये इंदिरा गांधी और कांग्रेस का अंत है। इसी बीच जनवरी 1978 में इंदिरा गांधी अपने सहयोगियों के साथ मिलकर कांग्रेस से अलग हो गई और उन्होंने एक नई ऑपोजिशन पार्टी बनाई, जिसका नाम कांग्रेस आई रखा गया। इस नाम में आई फॉर इंदिरा को सिग्निफाई करता था, जो 1996 तक कांग्रेस पार्टी के नाम से जुड़ा रहा। कांग्रेस की नई मेकओवर में मानो उसमें नई जान ही फूंक दी, क्योंकि जनता गवर्नमेंट की सरकार गिर जाने से 1980 में कराए गए जनरल इलेक्शन इंदिरा गांधी की कांग्रेस आई लैंडस्लाइड विक्ट्री अपने नाम की, और इसी के साथ ही इंदिरा फिर प्रधानमंत्री की कुर्सी पर जा बैठी। वहीं 1984 के जनरल इलेक्शन में इलेक्शन कमीशन ने ही यह डिक्लेयर कर दिया कि ये इंदिरा की कांग्रेस आई ही असल कांग्रेस मानी जाएगी। लेकिन इसी साल इंदिरा की बेरहम हत्या ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। ऐसे में अनाथ हो चुकी कांग्रेस और प्रधानमंत्री की कुर्सी को एक बार फिर नेतृत्व की जरूरत थी, जिसे पूरा किया इंदिरा गांधी के पुत्र राजीव गांधी ने। लेकिन इन दोनों गद्दियों को यंग एंड एक्सपीरियंस्ड राजीव गांधी को सौंपने के साथ ही कांग्रेस के भविष्य को लेकर यह बात भी स्पष्ट हो गई कि अब यह वह कांग्रेस नहीं है जो 1885 में बनी थी, बल्कि यह इंदिरा गांधी की कांग्रेस है, जिसमें अब वंशवाद का बोलबाला रहेगा और इसे उनके पुत्र आगे बढ़ाएंगे। पर इंदिरा गांधी की हत्या से शॉक्ड पूरे देश में कांग्रेस और उसके नए उत्तराधिकारी को अपने सर आंखों पर बिठाया, और यहां से ऐसा लगा कि अब कांग्रेस का यह वर्चस्व ऐसा ही कायम रहेगा। लेकिन लगभग यहीं से कांग्रेस की राह कठिन होनी शुरू हो गई थी। मिड 1980s आते आते भारत का राजनीतिक मंच परिपक्व हो चुका था। कांग्रेस पार्टी से टूटकर बने बहुत सी क्षेत्रीय दल अब मजबूत हो चुके थे। यही नहीं, इमरजेंसी, जेपी आंदोलन और जनता गवर्नमेंट के फलस्वरूप बहुत सी नई पार्टी भी अब दिन पर दिन जन्म लेने लगी थी। ऐसे में नेशनल पॉलिटिक्स हो या स्टेट इलेक्शन, कांग्रेस को कड़ी कंपटीशन मिलने लगी थी। इस समय कांग्रेस के सामने सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी था जनता दल, जो जनता पार्टी, लोक दल, जन मोर्चा और इंडियन नेशनल कांग्रेस से मिलकर बनी थी। यह दल नेशनल लेवल पर अकेले तो कांग्रेस को सीधी टक्कर देने में सक्षम नहीं थे, लेकिन एक दूसरे से गठजोड़ करके उन्होंने कई बार कांग्रेस का तख्ता पलट किया, जिसके चलते लीड 1989 से 1999 तक भारत ने कई प्रधानमंत्री और कांग्रेस ने कई नए पुराने प्रतिद्वंदी देखे।
साथ ही इसी बीच कांग्रेस का भविष्य समझे जाने वाले राजीव गांधी की 1992 में हत्या कर दी गई। ऐसे में कांग्रेस की बागडोर भी कई हाथों में गई, जिससे कांग्रेस के गिरते वर्चस्व को साफ देखा जा सकता था। लेकिन कांग्रेस में इस उठापटक के फेस को खत्म होते होते भारत की नई सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी का उदय हो चुका था, जो अब नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के रूप में छोटे छोटे दलों का नेतृत्व करने की क्षमता रखती थी। वहीं दूसरी ओर 1996 में कांग्रेस आई ने भी अपने इंदिरा गांधी के समय से जुड़े इस आई को अपने नाम से अलग कर दिया और फिर से केवल इंडियन नेशनल कांग्रेस INC के नाम से जानी जाने लगी। ऐसे में कांग्रेस ने भी अपनी गिरती पॉपुलैरिटी और बदलती हालतों से समझौता करते हुए गठजोड़ की पॉलिटिक्स शुरू कर दी। तो चलिए हम कांग्रेस के इस आखिरी और करंट फेज को भी जान लेते हैं। द डाउनफॉल। तो मिड 1990 से ही देश के राजनीति मंच पर कांग्रेस का वर्चस्व गिरने लगा था। एक सक्षम नेतृत्व की कमी, अपनी गवर्नेंस के दौरान लगे भ्रष्टाचार के आरोप और देश की परिपक्व होती राजनीति में कांग्रेस अपनी जमीन तलाश पाने में स्ट्रगल कर रही थी। इसी बीच जब 1998 में राजीव गांधी की पत्नी श्रीमती सोनिया गांधी को उनके विदेशी बैकग्राउंड और राजनीतिक समझ ना होने के बावजूद भी कांग्रेस प्रेसिडेंट बनाया गया, तो इस पार्टी के डायनेस्टिक पॉलिटिक्स पर मोहर लग गई और तब से लगभग 25 साल बीत जाने के बाद भी कांग्रेस की डोर मुख्यतः सोनिया गांधी के हाथों में रही, जिसे बीच बीच में उसके पुत्र श्री राहुल गांधी को भी सौंप दिया जाता है। लेकिन यहाँ समझने वाली बात यह भी है कि पार्टी वही 1985 की इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी नहीं है, बल्कि इंदिरा गांधी द्वारा बनाई गई कांग्रेस आई का ही रूपांतरण है। ऐसे में इसका एक परिवार के इर्द गिर्द घूमना समझना मुश्किल नहीं है। हालांकि यह बात सही है कि 1998 के बाद भी 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स पर देश पर शासन चला है, लेकिन यह शासन भी यूपीए यानी यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस नाम के गठजोड़ से ही संभव हो पाया है। इस पर भी सरकार को रिमोट कंट्रोल की सरकार कहा जाता था, जिसका कंट्रोल कांग्रेस प्रेसिडेंट के हाथ में था। यही नहीं, अगर हम आज की स्थिति में भी देखें तो कांग्रेस अपने सर्वाइवल के लिए स्ट्रगल करती दिखाई दे रही है। बीते 2 दशक में नेशनल लेवल पॉलिटिक्स में 1980 में जन्मी बीजेपी और स्टेट लेवल पर बीजेपी और उसके बाद जन्मे बहुत से राजनीतिक दल कांग्रेस से उनकी जमीन खींच चुके हैं, और इसका कारण अब भी वही है जो लगभग 2.5 दशक पहले था, यानी सक्षम नेतृत्व की कमी और डायनेस्टिक पॉलिटिक्स। यही वजह है कि धीरे धीरे न केवल जनता इस पार्टी से अलग होती जा रही है, बल्कि इस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व एक एक करके उनका साथ छोड़ते चले जा रहे हैं। पर फिर भी यह बात सोच का विषय है कि इस देश को 6 प्रधानमंत्री देने के बाद भी आज यह पार्टी केवल 2 राज्यों में ही अपने बल पर सरकार बनाने में सक्षम हो पाई है। दोस्तों, अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया है और इससे कुछ सीखने को मिला है या फिर इससे कुछ नई जानकारी मिली है, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ऐसी वीडियो आगे देखने के लिए।